अब आपको पता है कि ये फाइनल मार्का कहाँ होना है, मक्का में। मुझे तो लगता है कि क़यामत का सबब ही ना बन जाए ये ग्रेटर इसराइल, और ये सारी की सारी निशानियां पूरी करवाते जा रहे हैं ये। अगर आप मशरिक़ वस्ता में ताज़ा तरीन सूरत हाल जानना चाहते हैं और वहाँ पे हुआ क्या और आगे क्या होने जा रहा है, इसराइल क्या करने जा रहा है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राव अवैस मेहताब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं राव साहब? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। राव साहब, शादियाने बजाए जा रहे हैं सीरिया के अंदर और जश्न का समा है, तो क्या वहाँ वाकई ही इतनी तंग थी कि एक डिक्टेटर की ये जाने की खुशी है या इसके पीछे मुहर्रकात कुछ और है? देखें, आपको हमेशा वो दिखाया जाता है जो दिखाना होता है जी। इंटरनेशनल मीडिया किसके कंट्रोल में है? एक शख्स अबू मोहम्मद अल जुलानी, या उसके काफ़ी नाम है, वो अलकायदा का मेंबर था, उसके ऊपर हेडमनी थी, और फिर अचानक CNN के ऊपर उसका इंटरव्यू आ जाता है। मेरी समझ से बाहर है। और वो एक अदलीब के अंदर बैठा हुआ एक ग्रुप, अचानक 5 ग्रुप उसके अंदर मिल जाते हैं। तुर्की जिस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है वो भी उसके साथ आके मिल जाता है। दीगर जो फोर्सेस हैं वो भी साथ मिल जाती हैं। प्रो अमेरिकन ग्रुप्स भी कहीं ना कहीं उनके साथ शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं, और ये एकदम से दमिश्क भी पहुंच जाते हैं। रशिया भी साइड पे हो जाता है, ईरान भी साइड पे हो जाता है। ये बेसिकली ये एक खेल है जो ग्रेटर इसराइल के लिए खेला जा रहा है, और ये सदियों से नहीं दहाइयों से खेला जा रहा है। और अब मेरे ख्याल से ये फाइनल स्टेज आ गई है, और अब यहाँ पे ये पहुँच गए हैं, और अब आपको सब कुछ नज़र भी आ रहा है कि शाम के अंदर हुकूमत चेंज होती है और सबसे ज़्यादा एक्टिव इसराइल हो जाता है। 500 से ज़ायद एयर स्ट्राइक्स करता है, उनकी फ़ज़ाइयात बर्बाद कर देता है, एयर बेसिस उड़ा देता है, हेलीकॉप्टर्स और त्यारे उड़ा देता है। बहरिया बंदरगाह के ऊपर 15-15 बहरी बेड़े और वेसल्स और दीगर चीज़ें होती हैं वो सब उड़ा देता है। उनकी फैक्ट्रियाँ उड़ा देता है, हथियार बनाने के केमिकल वगैरह हर चीज़ उड़ा के वो बिल्कुल साफ़ कर देता है, और एक बेज़रर डमी सा एक मुल्क वहाँ पे खड़ा कर देता है, और साथ में अपना उल्लू भी सीधा कर लेता है कि गुलान हाइट्स के ऊपर। अब आपको पता है गुलान हाइट्स दमिश्क से 60 किलोमीटर दूर है। इस वक्त इसराइल की फ़ौजें दमिश्क से 25 किलोमीटर दूर खड़ी हुई हैं। हाँ जी। और जो ग्रेटर इसराइल का एजेंडा प्रमोट करने वाली एक पूरी लॉबी है, और जो जमात है नेतन्याहू की, जो जिसका बुनियादी मकसद ही ग्रेटर इसराइल है, वो ये कह रहे हैं कि दमिश्क हमारा है, दमिश्क हमारे कंट्रोल में है। ये जो जितने भी लोग हैं डिस्टेबलाइज, अबू मोहम्मद अल जुलानी जो हैं, उनके पीछे जो बड़ी सपोर्ट रही वो इसराइल लॉबी की रही। उनके पीछे CIA थी, उनके पीछे तुर्की था, उनके पीछे नेटो था, उनके पीछे इसराइल था, और भी कई ताकतें ऐसी जो मिलके कर रही हैं। कतर भी उनके साथ था। ये वही ताकतें हैं जो कुछ अर्सा पहले तक ये कहते रहे हैं कि ये दहशतगर्द और कलदम तंजीम से इसका ताल्लुक है, ये दाइश के साथ भी काम करते रहे हैं, ये दूसरे जो नेटवर्क्स हैं। आप तालिबान, उसके बाद उसामा बिन लादेन, अलकायदा, ISIS, नाम बदल जाते हैं, फाइटर वही होते हैं। जब एक बदनाम हो जाती है तो वो एक नई तंजीम के नाम से नई ब्रांडिंग ला के और वही जंगजू ला के खड़ा करके अपने फ्रंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या इतना आसानी से कैसे हो गया कि एक जो डिक्टेटर जो 50 साल से हुकूमत कर रहा था वो 10 दिन भी इनके आगे नहीं टिक सका? क्या आपको क्या लगता है कि क्या वजूहत? ये मंसूबा तो बहुत पुराना है, और बेसिकली पहले इराक को साइड पे किया गया। मशरिक़ वस्ता के अंदर ये कुछ ममालिक थे जिनकी फ़ौजी ताकतें थी, जिसकी फ़ौजी ताकत थी ममालिक की, उसको फारिग कर दिया गया। कतर की कोई फ़ौजी ताकत नहीं है, सऊदी अरब की कोई फ़ौजी ताकत नहीं है, UAE की कोई फ़ौजी ताकत नहीं है। ये स्टेबल है, अपनी तरक्की कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, हिसाब किताब कुछ कबूल भी कर रहे हैं। दोहा के अंदर कभी तालिबान से मुज़ाकरात करवा रहे हैं, कभी हमास से करवा रहे हैं, कभी बशारुल असद के मुज़ाकरात भी सारे ईरान के मीडिएटर बने हुए हैं। अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि पहले इराक को ख़त्म कर दिया, फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि अब कदाफ़ी बच गया है, अब मिस्र बच गया है, अब और दूसरे ममालिक बच गए हैं, सीरिया बच गया है। तो अरब स्प्रिंग के नाम से एक साथ ही हाथ साफ कर दिया कि सारी हुकूमतें चेंज कर दी, और साथ में यहाँ पे रिवोल्ट सिविल वार शुरू करवा दी। अब मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो बहुत मजबूत था, यानी दूसरे ममालिक के हुक्मरान तो भाग गए। बशारुल असद 2011 से लेके 2024 तक आखिरी वक्त तक वो रजिस्ट करता रहा, और आपको पता है कि उसको मनाने की कोशिश की गई है दोहा मुज़ाकरात के अंदर। अच्छा। रशिया और ईरान की तरफ से भी और कतर की तरफ से क्या भी ऑफर दी गई है? उसको कहा कि जनाब आप
को हम छोटा सा ग्रुप बना देते हैं, आप यहाँ पे बैठे रहे आराम से और दमिश्क के अंदर आप उनकी हुकूमत को कबूल कर लें। उसने कहा नहीं, उसने कई चीज़ों के ऊपर उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ बाहर। मुझे डॉक्टर साहब उसके कहते हैं आखिरी घंटे बहुत अहम थे, उनमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए? उसके देखें, एक चीज़ देखने वाली है, अभी जो इनके पास पट्टी थी ना, एक तो सहरा है, सहरा के अंदर मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं ISIS की, लेकिन जब हम ऊपर तुर्की के बॉर्डर से शुरू होते हैं, इदलिब, अलेपो, हलब जिसको कहते हैं, साथ होम्स, हमस आ जाता है, फिर हुमा आ जाता है। अब जो ऊपर अलेपो था वहाँ पे सारी मलेशिया लड़ रही थी ईरान की, ईरान के ज़िम्मे था वो। जब ये 27 को मामला शुरू होता है तो ईरान को शिकस्त देने में वो कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, ईरान वहीं से ही साइड पे हो जाता है। ईरान वहां से साइड पे होता है तो उसके बाद वो आगे आ जाते हैं, रशिया के साथ लड़ते हैं। हम्स और हुमा के अंदर वो रशिया के साथ लड़ते हैं, रशिया को भी वो साइड पे कर देते हैं। अब जब दमिश्क में आते हैं तो दमिश्क के अंदर तो वैसे ही पिछले 10-12 साल के अंदर पूरी फौज तबाह हो चुकी थी, हर चीज एक तरह से बस जबरदस्ती के फौजी कराए गए, फौजी रखे हुए थे। इकोनॉमी वैसे बर्बाद की हुई है। 2011 से लेके आप अभी तक देख लें, जितने भी ऑयल रिसोर्सेज है, जितने भी बागी ग्रुप उनके ऊपर कब्जा किया हुआ, सारे के सारे अमेरिकन हमायत याफ्ता है। वो बिक कैसे रहा है, वो एक अलग बहुत बड़ी गेम है। तो वो अमेरिका ने, इसराइल ने, सब ने मेक श्योर किया उस वक्त कि हमने आखिर इसको एक दिन गिराना है, और उसके लिए तमाम रास्ते उसके बंद किए गए। और उसके बाद उस वक्त तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे, और लोग वेलकम कर रहे थे उसको, बागियों को, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इतनी बड़ी बगावत को दबाने की कोशिश करते हैं तो आपको जुल्म करना पड़ता है, और इन्होंने बहुत जुल्म किया। देखें, ये अलवी कबीला 12 से 14% कबीला टोटल, शाम की जो आबादी है उसका तकरीबन 74% जो है वो सुन्नी है, बकाया अलवी हैं, दूसरे हैं शिया और दीगर लोग हैं, कुर्द तो मिक्स ही है ना, मजहब तो नहीं है, वो तो एक कौम है, नेशनलिज्म है वो तो इन्होंने किया उस वक्त 70 के अंदर। अल असद आया, हाफिज अल असद, और उन्होंने सही तरीके से चलाया। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, मशरक़ वस्ता के अंदर आप देखें डिक्टेटरशिप थी, और डिक्टेटरशिप ही मैं ये समझता हूँ कि मशरक़ वस्ता को चला सकती है। ये जमहूरियत तो सिर्फ मुल्क बर्बाद करने के लिए एक एजेंडा रखा हुआ है मशरक़ वस्ता के अंदर। जब दूसरे ममालिक में लानी होगी जमहूरियत तो आप देखिएगा उनकी बर्बादी का जब सफ़र शुरू होगा तो ये जमहूरियत का नाम, नेशनलिज्म का नाम और दीगर चीज़ें शुरू होंगी। तो वो खाली हो गया था सारे का सारा। तो बशार अल असद को फिर दोहा के अंदर मुज़ाकरात हुए हैं, और उन्होंने, ईरान था उसके अंदर, दोहा था, तुर्की था, साथ में रशिया भी था। तो वहाँ पे निगोशिएशंस हो रही थी, एग्जिट स्ट्रेटजी डिस्कस हो रही थी, अब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। तो वो सारे के सारे मामला जब तय हुए हैं तो फिर जब नहीं माना बशार अल असद तो फिर रशिया ने उसको फोर्स किया। कुछ मुतजाद खबरें ये आ रही हैं कि बशार अल असद ये चाहता था कि जो 2 फौजी अड्डे 2015 के अंदर रशिया को दिए थे उस साहिली पट्टी के साथ मेरी हुकूमत बना दी जाए। लेकिन सम टाइम होता ये है कि जो चीज़ अगले बंदे ने नहीं मानी होती वो ही उसके नाम से चेप दी जाती है और उसको उसके गले लगा देते। वो चाहता था कि मैं यहाँ पे हुकूमत बना लेता हूँ, और वो सारा सोर्सेज है ना। आपको पता है आजकल मीडिया का क्या हालात है, एडिटोरियल पॉलिसी क्या है, जो कहा जाता है, जो खबर आती है बनी बनाई किसी भी साइड से वही चलती है। तो ये इसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन है। उसके बाद फिर वो निकला है, जब उसने नहीं माना तो फौज को रात को तकरीबन 12 बजे रेडियो के ऊपर पैगाम दिया गया कि फ़ौज ख़त्म हो चुकी है, अपना यूनिफॉर्म उतारें, सिविल यूनिफॉर्म पहने और अपने अपने घरों को चले जाए। दैट्स इट। लोगों ने अपना काम खत्म, काम खत्म हो गया। और बशार अल असद जनाब निकले हैं वहाँ से। रशिया ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी। वो पहले उसको लेके गए अपने फौजी अड्डे के ऊपर, और अगले दिन फौजी अड्डे से वो लेके गए उसको रशिया, और ये कहानी उसकी ख़त्म हो गई। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को किस तरह से? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ये देखें, ये इसके अंदर ना यमन है, इसमें लीबिया की हिजबुल्लाह है, इसमें जो मेन सप्लाई ईरान की वेपन्स की, मनी की और दीगर चीज़ों की वो सीरिया के थ्रू हो रही थी। इराक के अंदर जो प्रॉक्सीज हैं, अहले तोशी आबादी और दीगर मलेशियाज वगैरह, ये सब मिल मिला के पूरी दुनिया से जो अहले तोशी मलेशिया है वो ईरान इकट्ठी करता है जहादी, और वो उनको इस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल करता है। अब हिजबुल्लाह की वैसी कमर तोड़ दी, हमास की वैसे मलिया मेट करके रख दिया उसको। इराक की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है, टुकड़ों में बटा हुआ है। और एक सीरिया बचा हुआ था जहाँ पे बैठ के खुल के खेल खेल रहा था ईरान, और वो बीच में रास्ता ही बंद कर दिया। अब अगर आपने हमास को सपोर्ट करना है तो कहाँ से आएंगे आप? दरिया के, समंदर के रास्ते आएंगे,
वो तो नहीं वो आपको आने देंगे, वो तो उनके बहरी बेड़े खड़े हुए हैं वहाँ पे, तो आप यहीं इसी रास्ते से जा सकते थे। यहाँ आपने हुकूमत ही आपकी सारी की सारी चेंज हो गई। तो अब ईरान किस तरह प्ले करेगा, लेबनान के हिजबुल्लाह को कैसे सपोर्ट करेगा, हमास को कैसे सपोर्ट करेगा, तो वो ये दैट इज़ अ वेरी बिग ब्लो टू एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये जो ग्रेटर इसराइल मंसूबा है, इसके हवाले से बताएं थोड़ा सा कि ये कितना पुराना मंसूबा है, कहाँ से शुरू हुआ है, अब कहाँ तक पहुँचा। देखें, इसकी जो फाउंडेशन है आपको पता है बहुत पुरानी है, मजहबी और सियासी दोनों मसला है ये। तौरात और बाइबल के अंदर दोनों का इसका जिक्र है प्राइज्ड लैंड के नाम से। और आपको पता है कि हमारा बहैसियत मुसलमान ये अकीदा है कि तौरात और बाइबल अपनी असल हालत में नहीं है और उनके अंदर चीज़ें चेंज हुई हैं। इसी वजह से आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और साथ में कुरान पाक भी साथ आया है, जिसकी अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि इसके अंदर कुछ नहीं चेंज होगा। अब उसमें जो इब्राहीम के हज़रत इब्राहीम के साथ वादा किया, हज़रत इब्राहीम के बाद क्या था? वादा ये था कि अगर आप जो मैंने आपको तालीमात दी हैं और जो आपको हुक्म दिया है अल्लाह ताला की तरफ से, कुरान पाक बहैसियत हमें एक मजमूआ है ना ज़िंदगी गुजारने के लिए, उस मजमूए के ऊपर आप अगर अमल करेंगे तो आपको मैं ये लैंड जो है यानी दरियाए नील मिस्र का जो है दरिया, हाँ जी, से लेके दरियाए फरात तक। अब दरियाए फरात कहाँ पे है? कनान का इलाका जो सारा, दजला और फरात कहाँ पे है? फरात जो है वो शाम के अंदर है और जो आपका दजला है वो इराक के अंदर है। उसके दरमियान में सारी जगह ग्रेटर इसराइल के उससे आती है। और इसके लिए ये स्ट्रगल आज से नहीं कर रहे, कई 100 सालों से कर रहे हैं। 1998 के अंदर इन्होंने पहले कॉन्सेप्ट अपना क्रिएट करना शुरू किया, उसको पेपर के ऊपर लेके आए, पिन डाउन किया सारा, थ्योर हैजर्ड ने 1898 के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हो जाती है, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है सल्तनत उस्मानिया जिसके पास सारे का सारा ये इलाका था। उसके ख़त्म होते ही जब पीस कॉन्फ्रेंस होती है पेरिस के अंदर 1990 में, तो वहाँ पे आके वो कहते हैं जनाब ये हमें इसराइल को ये लैंड चाहिए जनाब, इस तरीके से चाहिए। उसके बाद बरतानिया के पास ये लैंड थी, आपस में मिले हैं, रोथस्चाइल्ड मिला है और बरतानिया का वज़ीर आज़म मिला है और उन्होंने प्लान बना लिया। उसके बाद बेलफोर डिक्लेरेशन हुआ 1948 के अंदर और एक पीस उसको दे दिया और जो जगह दी उसकी कोई प्रॉपर डिमार्केशन भी नहीं थी। एक टोटा उसका, ये टोटा उसका, ये उसका, ये उसका, टुकड़ों के अंदर उसको तकसीम कर दिया। और ये मेक श्योर किया कि यहाँ पे नेशनलिज्म का जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो सेक्टेरियनिज्म का जो डिफरेंस है और यहाँ पे जितने भी इख्तलाफात जो सदियों से आ रहे हैं और जिनको हल करना मुश्किल है, उसी हिसाब से तकसीम की जाए। और आपने जनाब शाम बनाया, आपने कुर्द डाल दिया उसके अंदर। अब कुर्द तो सलाहुद्दीन अयूबी के दौर से चलते आ रहे हैं, सलाहुद्दीन अयूबी खुद कुर्द था। वहीं पे आपने उसके अंदर डाल दी आबादी अहले तोशी की, साथ में आपने सुन्नियों की डाल दी। इस तरह आपने हर जगह पे कोई ना कोई मसला, कुर्द अब आपने उठा के डाल दिए इराक के अंदर भी, कुर्द आपने सीरिया में भी डाल दिए, कुर्द आपने ईरान के अंदर भी डाल दिए, यानी किसी को भी आपने तुर्की में भी डाल दिया। अब जिसको भी आपने उंगली देनी है आप दें किसी को भी, और वहाँ पे आप उसको कहें कि नहीं जी यहाँ तो जमहूरियत चाहिए, यहाँ तो हकूक चाहिए, इंसानी हकूक चाहिए, यहाँ पे जो सा ग्रुप चाहिए उसको अपोजिट ग्रुप को हाँ जी, जिसको आप उंगली दें और आप वहाँ पे अनरेस्ट कर दें, आप सिविल वार शुरू कर दें, आप उन ग्रुपों को फंडिंग देना शुरू कर दें, उनको आप मर्सनरीज वहाँ पे हायर करने के लिए पैसा देना शुरू कर दें, खेल स्टार्ट हो जाएगा, गेम ख़त्म। तो अब क्या वक्त आ गया कि ग्रेटर इसराइल के मंसूबे की तकमील का? देखें, इसराइल को एक मुल्क मिल गया, ना सिर्फ वो मुल्क मिल गया है, उसने 1948 के अंदर तकरीबन 74% उस इलाके पे कब्जा कर लिया था जो यूएन ने फ़लस्तीन को दिया था तकसीम करने के बाद भी। फिर 1967 के अंदर उसने मिस्र के अंदर सनाई डेजर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया, सीरिया के अंदर गोलान हाइट्स पे कब्जा कर लिया, साथ में लिबनान के कई इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया, गजा पे भी कब्जा कर लिया। अब आगे आप आते हैं, लिबनान के अंदर भी वो अब घुस गया है, बैठा हुआ है। इस जंग के अंदर वो गोलान हाइट पे भी पहुंच गया है और दमिश्क से सिर्फ 25 किलोमीटर पीछे है। तो गेम इस वक्त बनी हुई है, गेम ऑन है। और अभी जो राइट विंग है यानी कि नेतन्याहू वाला, जिनकी पार्टी ने ये मनाहिम बिगिन थे जो इस पार्टी के सरबराह थे, जिन्होंने इस पार्टी की बुनियाद रखी थी, उन्होंने आइडियालॉजी ही ग्रेटर इसराइल की दी थी और उसकी बुनियाद पे ये पार्टी बनी थी। उस पार्टी के बनने के बाद आज नेतन्याहू उसी पार्टी का वजीर आज़म है और वो मैप ग्रेटर इसराइल का लेके बार बार यूएन के अंदर भी गया हुआ है, कई जगहों पे गया हुआ है और वो कहता है कि ये हमारी लैंड है और हम इसको लेके रहेंगे।
और ये जितने भी फ़लस्तीनी हैं इनको अब उठा के अब देखें, अब ये सीरिया में बात करते हैं, कहाँ बात करते हैं, तो उनका मिशन तो चल रहा है और वो हर स्टेप के ऊपर उनको कहीं ना कहीं कामयाबी मिली है, नाकामी नहीं मिली। आप उठा के देख लें 1948 से लेके अब तक। अब ये देखें ना, हम बड़े बजा रहे थे, बगलें बजा रहे थे कि हमास ने जनाब 1200 बंदे मार दिए, फलां कर दिया, ढमका कर दिया। हमास 1 साल से प्लान कर रहा था। आपके ख्याल में CIA को और इसराइल को ये खबर ही ना हुई? उनको जवाब चाहिए था। हाँ, उन्होंने कहा काका असी ते हुण हमला करना है, हुण कब्जा करना है, ये ग्रेटर इसराइल के जो अगला फेज है उसको हमने कंप्लीट करना है, तो आए जरा ताकि हमें बहाना तो मिले, फिर उसके बाद फिर हम धुलाई करेंगे और ऐसी धुलाई करेंगे कि आप देखें 9/11 किया, 6 मुल्क बर्बाद कर दिए, अरब स्प्रिंग कराई, 4-6 मुल्क बर्बाद कर दिए, हमास से कब्जा कराया, 45,000 बंदा मार दिया, आपने 2 करोड़ के करीब लोग उठा के आपने दूसरे मुल्कों के अंदर 23 लाख लोग आपने डिस्प्लेस कर दिए गजा से। तो वो तो अपने जा रहे हैं, वो अपनी फ्लाइट के ऊपर हैं और वो अभी तक तमाम कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। और अब देखें आप ट्रंप आता है तो ये जो थोड़ी बहुत नाम नहाद जमहूरी कुव्वतों ने पाबंदियां लगाई हुई थी कि सेटलर्स इन इलाकों के अंदर आबाद नहीं करने या इनको वेपन्स नहीं देना या और इस तरह की चीज़ें हैं, वो सब आप देखें ट्रंप उड़ा के रख देगा। ट्रंप उड़ाएगा उनको। आप देखें ना, ट्रंप ने जेरूसलम के अंदर माना था ना, सफारत खाना खोल दिया था ना अपना। तो आप देखते जाएं, ये सब प्लानिंग के साथ हो रहा है, वरना ट्रंप जैसे बंदे को वापस आना अमेरिका के अंदर इतना आसान काम था नहीं। वो तो पूरी यहूदी लॉबी जो है वो उसको लेके आई है और वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो आज से स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बड़े अरसे से स्ट्रॉन्ग चलते आ रहे हैं। और इवन उन्होंने माल और दौलत के हवाले से जब सल्तनत उस्मानिया के आखिरी अयाम चल रहे थे उनको भी बड़ी बड़ी ऑफरिंग की थी। उन्होंने मना कर दिया था कि हम आपको कोई भी लैंड देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनका प्लान चल रहा है और सदियों से चल रहा है। अब आप देख लें 3-4 सदियां हो गई हैं, उनका प्लान चले जा रहा है और ये प्लान है 1500 साल पुराना, तो ये तो चलता ही रहेगा ये। और मेरे ख्याल से एंड में हमें जो है इमाम मेहदी का ज़हूर और ये वो फड्डे फिर इन्हीं के साथ हैं, वो सारी की सारी जो हमारी मजहबी तालीमात हैं। अब आपको पता है कि ये फाइनल मार्का कहाँ होना है, मक्का में या इसके गिरदोनवा में, मदीना के गिरदोनवा में, सऊदी अरब की ज़मीन के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये उस तरफ जा रही हैं जिसको हम कहते हैं क़यामत की निशानियाँ। तो ये आप समझ लें कि ये ग्रेटर इसराइल ये क़यामत के करीब जाके ही ये इस मंसूबे, मुझे तो लगता है क़यामत का सबब ही ना बन जाए ये ग्रेटर इसराइल, और ये सारी की सारी निशानियाँ पूरी करवाते जा रहे हैं ये। तो आपके ख्याल में जब जिन्होंने इतने मुल्कों को हिला के रख दिया वो अब इस को नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरब का काफ़ी सारा इलाका शामिल किया उन्होंने। बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने बड़ा तफसीली अंदाज में और बड़े आसान अल्फाज में आपने सारी जो मशरिक़ी वस्ता की पॉलिटिक्स है वो समझा दी है। उम्मीद है कि नाज़रीन को आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह ने के बाद।